अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, ये सवाल हिंदी पेडागोजी में पूछा है। अब आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश से सीधा ट्रांसलेशन है, एक क्वेश्चन भी ये लोग अलग से नहीं बनाते हैं। अब जो इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस बने उन्हीं को ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में एज इट इज। इसका प्रोबेबल रीजन जो है ये यही है। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है, कितने लोग दे रहे हैं, सी ऑप्शन 38% लोग, और बाकी अब देखो आप लोग कितनी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। 45% लोग जवाब दे रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन है, और 38% लोग जवाब दे रहे हैं कि ये थर्ड ऑप्शन है इन दोनों में से ही। देखो वैधानिक निकायों की भाषा, विदेशी भाषा, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहता इसको, ना तो एनसीएफ कह रहा है फॉरेन लैंग्वेज, वो भी ग्लोबल या सेकंड लैंग्वेज कहता है एनसीएफ, और आपका जो संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह रहा। अगर आप बात करेंगे तो इसमें ओला मैं पढ़ाती हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 में आया था, जिसमें हिंदी जो है वो राजकीय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी देश की। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है हमारे देश में, हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। हिंदी आपकी राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय कार्यों में इस्तेमाल होगी। लेकिन पूछा क्या है हमसे, अंग्रेजी के बारे में पूछा है। आप क्या जवाब देने में लगे पड़े, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है सरकार, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश उसकी सहकारी है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो ओला के तहत यानी इस एक्ट के तहत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और जो एओएल है ओला के तहत, एओएल बोले तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एओएल वो है इंग्लिश। सह राजकीय भाषा है कि जहां पे हिंदी नहीं चल पा रही, साथ साथ आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल करेंगे राजकीय कार्यों के लिए, तो ये एसोसिएट है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ना कि ऑफिशियल है। ऑफिशियल हिंदी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ही आसान सवाल है। थर्ड इसका सही आंसर था, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है। यानी एक बच्चा जो कमजोर है, किसी क्षेत्र में, किसी पक्ष में कमजोर है या किसी पक्ष में मजबूत है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण हमें लेना चाहिए, यह पूछा है। कि एक ऐसा परीक्षण यानी ऐसा टेस्ट जिसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थी विशेष के कमजोर यानी कहां पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहां पे वीकनेस है, कहां गैप एरिया है उसका, यह पता लगाना इस टेस्ट का उद्देश्य है। जैसे ही वीकनेस पता लगाने की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 60। बहुत बढ़िया, 63% लोग ये फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये गैप्स का या कमियों का पता लगाता है, डायग्नोस किया जाएगा, फिर रेमेडी दी जाएगी, है ना, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो निदान में आप पहले कारण पता लगाते हैं कि कमी कहां है, किस तरफ स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, गैप कहां है, तो डायग्नोस करके फिर रेमेडी दी जाती है। हमेशा पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर रेमेडियल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी। ये तो आपका रचनात्मक परीक्षण है, फॉर्मेटिव टेस्ट कह सकते हो, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वैधता यानी वैलिडिटी टेस्ट, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं अभी के लिए, क्योंकि पूछा क्या है, सिंपल के कमी का कैसे पता लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 141 या फिर 6 देखिएगा। अदिति भूतकाल के नियम जानती है, यानी पास्ट टेंस के रूल्स को समझती है। अदिति एक बच्ची है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। यानी नियम सारे पता है अदिति को भाषा के, कि भाई पास्ट टेंस में ईडी लगता है, अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में जिन भी वर्ब्स में ईडी लगता है तो पास्ट बन जाता है, ये उसको पता है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं कि शी डिड नॉट न्यू लगा देंगे। अब न्यू नहीं होगा क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो शी डिड नॉट नो यूज होगा। अब ये कई लोगों को पता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं या इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, ठीक। तो ये ऐसा ही है कि अदिति एक बच्ची है जो पास के नियम तो जानती है, परंतु जब कॉन्टेक्स्ट आता है, जब सिचुएशन आती है, संदर्भ होता है, तो प्रयोग नहीं कर पाती इन नियमों का। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, यानी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कई शब्दों में ईडी लगता ही नहीं है, उसकी भी पास्ट टेंस बनाने के चक्कर में लोग ईडी यूज कर लेते हैं। नॉलेज होती है कई बार उनको, लेकिन जैसे वो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल में कुछ और हो जाता है उनसे। तो अदिति को गड़बड़ कहां है, ज्ञान का अनुप्रयोग करने में दिक्कत है। किस प्रकार का ज्ञान है उसके पास, अनुप्रयोग, ज्ञान का अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल यूज। लेकिन यहां तो पूछा है दिक्कत क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान अंग्रेजी में ही ये क्वेश्चन आता है, प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज होती है किसी चीज को यूज करने की आपको समझ है, कि लैपटॉप चलाना आता है, साइकिल चलानी आती है, स्टेप्स पता है, यूज करना आता है किसी चीज को, तो ये प्रैक्टिकल प्रोसीजरल ज्ञान है नहीं। भाषा अर्जन उपकरण है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है नहीं। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान किस तरह का है, यानी ज्ञान तो है उसको, पास्ट टेंस की नॉलेज है, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रही।
तो अब पूछा जा रहा है ये जो नॉलेज उसके पास है, पास्ट की, भूतकाल की, ये किस तरह का ज्ञान है जो यूज तो नहीं हो रहा लेकिन ज्ञान है, दिमाग में तो है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं कहेंगे, डी ऑप्शन है ये। कितने लोग दे रहे हैं डी ऑप्शन? 18% मात्र। बताओ, तो फोर्थ ऑप्शन घोषणात्मक ज्ञान है ये, यानी इसको हम डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं अंग्रेजी में। ये हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये एज इट इज क्या है, ट्रांसलेटेड है। पहले नहीं आते थे ये सवाल इस तरह से, जब से इंग्लिश में इंग्लिश पेडागोजी से ट्रांसलेशन शुरू हुआ तब से नए टॉपिक्स ऐड हो गए, सिलेबस जबकि सेम है। तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, यानी डेफिनेशन तो पता है, ज्ञान ऐसा है जिसमें डेफिनेशन पता है, नियम पता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल यूज कैसा है, प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है उसके पास, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। घोषणात्मक ज्ञान तो है, प्रक्रियात्मक नहीं है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। साइकिल चलाने की थियरी तो पता है उसको, स्विमिंग करने की थियरी तो पता है कि पानी में तैरते हैं फिर ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, गाड़ी चलाने का उसको पता है कि ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, यानी ये एक्सीलरेटर है, ब्रेक है और क्लच है, ये उसको थियरी में पता है, लेकिन जब एक्चुअल में करना पड़ेगा, यानी गाड़ी चलाने का घोषणात्मक ज्ञान है, लेकिन चलाने को कहोगे तो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल नॉलेज हो सकता है लैक कर रहा हो व्यक्ति। तो यहां पे घोषणात्मक ज्ञान तो है उसको, लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट से आप पोल में जवाब देंगे। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं, यानी कुछ लैंग्वेज है जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही बेहतर बताएंगी। क्यों भाई, लैंग्वेज है तो वो तो किसी लैंग्वेज के माध्यम से तो आप कुछ भी समझ सकते हो, ये थोड़ी सिर्फ साइंस में ही उनको यूज किया जा सकता है कि अंग्रेजी है बस साइंस समझने में ही इस्तेमाल होगी। लिटरेचर में भी होगी, किसी भी भाषा में उसका लिटरेचर भी होता है, यानी उसका साहित्य भी होता है, उसकी भाषा विज्ञान भी होता है, उसका बाकी आम इस्तेमाल भी होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से लेकर के, साइंस एंड टेक से लेकर, मैथमेटिक्स से लेकर, सब जगह भाषा इस्तेमाल हो सकती है। तो ये कहना तो हमें उचित नहीं लग रहा, फिर भी हमें बाकी ऑप्शन चेक करने होंगे। कितने लोग कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा दे रहे हैं? 1, ठीक है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, यानी व्यक्ति की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करती है लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। वो किस कल्चर से आता है, कहां से आता है, ये वो एक्सप्रेस करेगी। भाषा जो है, भाषा इतिहास का खजाना है, ये बात भी सही है कि भाई हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई है या चेंज हुई है, इंप्रूव हुई है, विद टाइम डायनेमिकली चेंज हुई है लैंग्वेज। ये इतिहास के बारे में बता दिए कि उस समय किस भाषा का हम इस्तेमाल करते थे। आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे इतिहास पे या आजादी के समय की, तो अलग तरह की वोकैबुलरी, राजा महाराजा के टाइम का कुछ देख रहे होंगे तो अलग तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे होंगे, है ना। कि पता नहीं कौन सा डायलॉग है वो जो उसमें इस्तेमाल किया है प्रियंका चोपड़ा का, कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, समथिंग समथिंग। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली थोड़ी हम ऐसे बात करते हैं आम भाषा में, लेकिन वो इतिहास का खजाना है भाषा, कि उस समय पे ऐसी बात होती होगी, इस तरह से लोग बात करते होंगे। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, कितने लोग, अकेले ही ना, लेकिन वो समय, इतिहास, पुराने समय की बात, वो उस समय काल के बारे में बता रही है वो भाषा जो है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, यानी जो ओवरऑल नॉलेज है हमारी, उसमें कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट करती है लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज से आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों को सुन सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, तो भाषा हमारे ज्ञान के संवर्धन में बहुत मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन ही है जो गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती हैं, यानी साइंस एंड टेक को ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं कुछ भाषाएं, ये कहना गलत होगा। ये आपने लिमिट कर दिया, लैंग्वेज को जबरदस्ती बांध दिया। भाई भाषा है तो सब कुछ कर सकते हैं, भाषा कम्युनिकेट भी करेगी, आर्ट में भी, संगीत में भी इस्तेमाल होगी, साइंस में भी इस्तेमाल होगी, हिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगी। ऐसा थोड़ी सिर्फ साइंस एंड टेक को ही कुछ भाषाएं जो है वो बताएंगी, ये कहना गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही है, क्योंकि यही गलत है। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है। अब ये इन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के लिए दे दिया है, वैसे ये सीडीपी में आता तो सही रहता। देखिएगा एक बार, सवाल है हमसे कि भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क हमेशा ग्रुप में होता है, कि अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है, यानी ग्रुप में कोई काम दिया है या प्रोजेक्ट दिया है कोई बेसिकली, तो उसको कैसे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में। तो पहला है कि आप अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य की अभिकल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। भाई आपसे पूछा है कि क्या क्या चरण शामिल हैं, ये इन्होंने थ्योरेटिकल बात बता दी। समूह बना लेंगे पहले, फिर योजना बनाएंगे, फिर आंकड़ों का संग्रहीकरण करेंगे, या फिर पहले समूह बनाएंगे और फिर टॉपिक की पहचान करेंगे, क्योंकि ग्रुप में होना है ना, ये प्रोजेक्ट जो है ग्रुप में दिया जाता है। तो टॉपिक बाद में चूज करेंगे, आप पहले समूह बनाएंगे, है ना, और योजना बाद में बनेगी, पहले टॉपिक पता होना चाहिए। तो ये यहां ठीक हो जाता है।
यहाँ समूह बनाना, टॉपिक की पहचान करना, योजना बनाना, यहां तक सही है। आंकड़ों का संग्रहीकरण, यानी आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आप कर रहे हैं। फिर आप प्रारूप लेखन कर रहे हैं, नहीं, पहले आंकड़ों का, जब आंकड़े यानी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को आप एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, समझेंगे उसको। फिर प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल की जाएगी, कंक्लूजन पे बाद में पहुंचा जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आंकड़े यानी डेटा कलेक्ट किया और फिर डायरेक्ट आपने प्रारूप बना लिया कि कंप्लीशन की तरफ आप चले गए। पहले आपको वो डेटा एनालाइज भी तो करना है ना, एक्सप्लेन भी तो करना है, एलैबोरेट भी तो करना है। तो सी ऑप्शन यहां सही है, बाकी गलत हो जाते हैं। ये हम अलग से कुछ क्लासेस लेंगे तब इसको, और अगर इस तरह के जो भी नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता, कॉमन सवाल नहीं है।